आज हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशन की, क्यों हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोबारा डायमेंशन का, ताकि फ्लो बन जाए। तो हम एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फर्स्ट नंबर पे ले लेता हूं बेटा सरफेस टेंशन, सेकंड नंबर पे ले लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड नंबर पर ले लेता हूं बेटा टॉर्क, फोर्थ नंबर पर ले लेता हूं एंगुलर मोमेंटम, फिफ्थ नंबर पर ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी एंड सिक्स नंबर पर ले लेता हूँ प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इतने एग्जाम्पल करने पर आपको दोबारा रिमाइंड अप हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला गिवन हो तो इस चैप्टर में इतना ही चाहिए कि हम डायमेंशन निकाल सकें। फॉर्मूले कैसे याद होंगे ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पूरी 11th और पूरी 12th पढ़नी है, तब तक आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके टिप्स पे आ जाएंगे। अभी सिर्फ मेरा टारगेट ये है कि सर फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूँ बेटा तो आप उनका डायमेंशन निकाल सको। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपॉन L। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब लिक्विड की फ्री सरफेस पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, बाकी मतलब क्या है, क्या सरफेस टेंशन है, ये तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो निकाल भी दिया होगा, फिर भी मैं निकलवा देता हूँ। फोर्स का मैंने आपको लिखवाया था m1 L1 T-2, लेंथ का L कट गया तो m1 L0 T-2। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटा इनर्शिया का नाम तो आपने पहले भी 9-10 पे सुना होगा। सर इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू अपोज। बेटा हमेशा चेंज का अपोज करना, रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। हर बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ऐसी ही क्वांटिटी है। हर बॉडी अपने रोटेशन की स्टेट में चेंज करती। मान लेते हैं बॉडी घूम रही है तो उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो वो अपोज करेगी, स्पीड कम करोगे तो भी वो अपोज करेगी, उसको रोकोगे तो भी अपोज करोगी, उसको घुमाओगे तो भी अपोज करेगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फॉर्मूला होता है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr स्क्वायर। m इसका मास जो आपका रोटेट हो रहा है और r रेडियस है, तो mr स्क्वायर। तो मास का मतलब m और डिस्टेंस का मतलब l स्क्वायर, मतलब m1 L2 T0। टॉर्क सेम बेटा, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इंटू R। ये सब रोटेशन का केस है। मैंने कहा एक बॉडी घूम रही है r रेडियस के पाथ में, m मास है, वेलोसिटी v है, तो इस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क आपका होगा, मान लेते हैं इस पर फोर्स लगाया F, तो टॉर्क होगा F इंटू R। तो अभी तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्वांटिटी क्या है वो तो बात की बातें हम चैप्टर में जानते रहेंगे। अभी सिर्फ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा बड़ा ही आसान है, आप आसानी से ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, m1 L1 T-2, डिस्टेंस का L मतलब m1 L2 T-2। एंगुलर मोमेंटम बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जबकि लीनियर मोमेंटम क्या था? mv। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, आप निकाल सकते हो। मास का m, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड, और r का मतलब लेंथ, मतलब m1 L2 T-1। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू से डिनोट करते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। बोलिए कितना आएगा, m0 L0 T-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का।
प्लांक कांस्टेंट, बेटा प्लांक ने बोला कि एनर्जी होती है एच न्यू। अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो यहाँ से। एच की वैल्यू आ गई ई अपॉन न्यू। ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये हो गया m1 l1 t-2, डिस्टेंस का मतलब l, और ये 1 अपॉन टी ऊपर जाके t, तो ये हो गया m1 l2 t-1। मतलब सर प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो एंगुलर मोमेंटम का है। तो दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटी सेम है। ये आप लिमिटेशन भी बोल सकते हो कि हम खाली डायमेंशन के बेस पर नहीं बता सकते कि क्वांटिटी कौन सी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम ऑप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरह हम किसी भी क्वांटिटी, आप चाहे कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, बशर्ते आपको उस क्वांटिटी की फॉर्मूले पता हो। मुझे पता है क्योंकि मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है 11th 12th। आप भी जब पढ़ लोगे तो सारी क्वांटिटी के बारे में जान जाओगे। आप तो सिर्फ इतनी बात बताइए, अगर मैं फॉर्मूला दे दूं तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं? तो हाँ सर, हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला मिल जाए। चलो अब इतना सर हम बार बार हर क्वांटिटी को एम एल टी के टर्म में लाकर करना क्या चाहते हैं? तो मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला की 3 एप्लीकेशन है। आज के क्लास में, आज के हम वीडियो में 2 एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली क्वांटिटी है। तो देखिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर। बेटा आपको क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में बदलना है। यूनिट सिस्टम मतलब MKS से CGS में, CGS से MKS में, MKS से किसी अदर सिस्टम में आपको इस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को बदलना है। मान लेते हैं लेट N1 and N2 आर न्यूमेरिकल वैल्यू of quantity Q in unit system U1 and U2। तो बेटा चाहे आप क्वांटिटी को N1 U1 लिखिए, चाहे N2 U2, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हो, 1 किलोग्राम लिखिए चाहे 1000 ग्राम, 1 मीटर लिखिए चाहे 100 सेंटीमीटर, सर क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप N1 U1 बोलो चाहे N2 U2, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम N1 U1 को डायमेंशनल फॉर्मूला की टर्म में M1A L1B T1C, सेम N2 U2 को लिख सकते हैं M2A L2B T2C। व्हाट इज ABC? डायमेंशन ऑफ मास लेंथ टाइम। और व्हाट इज M1? मास इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। व्हाट इज L1? लेंथ इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। व्हाट इज T1? T1 इज द टाइम इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। M2 मास इन सेकेंड यूनिट सिस्टम। L2 लेंथ इन सेकेंड यूनिट सिस्टम। T2 टाइम इन सेकेंड यूनिट सिस्टम। ABC क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। यहाँ से N2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं N1 M1 अपॉन M2 की पावर A
L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। नहीं आया आपके समझ में तो मैं आपको न्यूमेरिकल लेके समझाता हूँ। कई बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता लेकिन उसका क्वेश्चन करते टाइम हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, बस देखने में लगता है सर हम कैसे इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, इतने बड़े सारे को तो हार्ड नहीं है बेटा। आप देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ और आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो मैंने आपको, मैं फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूँ, आप फॉर्मूले को ध्यान में रखना। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम is 2 Newton. Find its value in CGS। बेटा अब देखिए, पहली यूनिट सिस्टम है MKS, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 2 दे रखी है। CGS है सेकेंड यूनिट सिस्टम और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, m1 L1 T-2। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। बोलिए, ये फॉर्मूला मैंने सिंपल लिख दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाइए, बड़ा ही आसान है। N1 की जगह 2 रखा। पहली यूनिट सिस्टम कौन सी है? MKS, तो मास को किलोग्राम में। दूसरी यूनिट कौन सी है? CGS, मास को ग्राम में। पावर बोलो बेटा 1 ABC, फिर बोलो लेंथ। फर्स्ट यूनिट सिस्टम MKS मीटर, सेकंड CGS सेंटीमीटर। पावर बोलो बेटा 1, सेकंड होता है दोनों में, MKS में भी सेकंड, CGS में भी सेकंड। पावर -2, सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम, मतलब 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, 9। बेटा न्यूटन MKS में, CGS में फोर्स को किस में मेजर करते हैं? डाइन में। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेकर। मैंने कहा द वैल्यू ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज 1 जूल। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS। आपको इसकी वैल्यू बतानी है बेटा CGS सिस्टम में। MKS में वैल्यू है 1 जूल और आपको CGS में इसकी वैल्यू समझानी है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? सबसे पहले आप देखिए N1 है 1, N2 निकालना है। फर्स्ट यूनिट सिस्टम MKS, सेकंड यूनिट सिस्टम बेटा CGS। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, M1 L2 T-2। लगा दीजिए फॉर्मूला, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A कितना है 1, L1 अपॉन L2 की पावर B कितना है 2, T1 अपॉन T2 की पावर C कितना है -2। बेटा वैल्यू पुट कीजिए, N1 कितना है 1, पहली यूनिट सिस्टम ध्यान रखना MKS, दूसरी CGS। MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम, MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर। पावर 2 और ये सेकंड, और सेकंड पावर -2 कट गया सेकंड से सेकंड। यहाँ से N2 इक्वल्स टू 1000 बचेगा, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, मतलब 1000 इंटू 100 इंटू 100, 3, 2, 5, 2, 7, 1 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, आराम से इसको देखिए। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन हम उठाएंगे इसके बाद।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इन MKS सिस्टम the value of gravitational constant is 6.67 10⁻⁻11 Newton meter square kilogram square. Find its value in CGS. आपको इसकी वैल्यू बतानी है CGS में। तो पहली चीज़ N1 बोलो बेटा कितना है, 6.67 10⁻⁻11। U1 बोलो बेटा MKS। N2 निकालना है, U2 बेटा क्या है, CGS। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो जी का। तो मुझे तो याद है, आप लोगों को मैंने निकालना भी सिखाया था। फॉर्मूला काम में लेना होता है GM1M2/R²। बताओ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जी का मतलब FR², M1M2, F का मतलब M1L1 T-2, R² का मतलब L², M इंटू M M²। 1 में से 2 गया, -1, 1 और 2 3, T-2। देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको याद भी रखना है और निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है ये। अगेन अब आप वापस अपने फॉर्मूले पर चलिए। N2 = N1 M1/M2 की पावर बोलो बेटा -1, L1/L2 की पावर 3, T1/T2 की पावर -2। N2 = N1 बोलो कितना है, 6.67 10⁻⁻11। फर्स्ट मास बोलिए बेटा MKS मतलब किलोग्राम, सेकंड ग्राम पावर -1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 3, 1 सेकंड पावर -2। सॉल्व कर लीजिए। 6.67 10⁻⁻11 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 की पावर -1, 100 की पावर 3, समझ गए, 100 सेंटीमीटर। और ये कैंसिल आउट। यहाँ से N2 की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 अपोन में 1000, ऊपर 100 ये कैंसिल आउट हो गया और आपका बचा 6.67 10⁻11 और ये 3 -8। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का ले लेता हूँ। सर बार बार क्या MK CGS करा रहे हो, कोई नया पैटर्न ले लीजिए। तो नया पैटर्न ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको भर के मिलेंगे। मैंने कहा द वैल्यू ऑफ फोर्स in MKS is 5 Newton. Find its value in unit system in which mass is 100 gram, length is, मास की यूनिट है 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम है 10 सेकेंड। ये एक नया यूनिट सिस्टम हमने ले लिया। आपको इस सिस्टम के अंदर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम N1 बोलो बेटा कितना है, 5, N2 निकालना है। पहला यूनिट सिस्टम MKS, सेकंड सिस्टम 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर और 10 सेकंड। इस सिस्टम में ये सर कौन सा सिस्टम है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। सर क्वेश्चन में हमने तो 3 ही पढ़े थे, MKS, CGS, FPS, होते भी 3 ही है। अब ये कौन सा सिस्टम है, ये कोई भी एक सिस्टम है जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें लेंथ की यूनिट 100 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मास की यूनिट 100 ग्राम है और टाइम की यूनिट 10 सेकंड है। लगा दीजिए फॉर्मूला
N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A। तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, मैं लिख भी देता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2 मतलब 1 आ जाएगा, L1 अपॉन L2 की पावर भी 1 आ जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर -2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। N1 बोलो भैया मास कितना है, तो मास आपका पहले वाले में MKS मतलब kg, दूसरे वाले में 100 ग्राम, इसमें 1 मीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेकेंड, इसमें 10 सेकेंड, पावर -2। बोलो भैया यहाँ से N2 इक्वल्स टू N1 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन में 10 सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड से सेकंड कट गया, 1 अपॉन 10 की पावर -2। ये आपका ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 0 2 0 कट गए, 0 कट गया। अब आपका जो बचा वो देखिए N1 10 इंटू 10 बेटा 100, N1 की वैल्यू आपको गिवन थी 5, और ये बोलो भैया ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो गई मतलब 100, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10⁴ यूनिट सिस्टम। जो भी है हमें नहीं पता इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी जहाँ पर आप किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा एक यूनिट सिस्टम से कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरे यूनिट सिस्टम में। आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारी सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है बेटा। अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है तो ये भी हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे चेक करते हैं? अगर इक्वेशन करेक्ट है, पहली बात ध्यान रखना, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन आपकी करेक्ट है देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। बेटा ये दोनों सेम आएंगे अगर इक्वेशन करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं, टू क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट if only they have same dimension। बेटा दो क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। एंड ऑल्सो द रिजल्ट शुड ऑल्सो हैव सेम डायमेंशन। मतलब क्या है इस बात का बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीटर में मीटर ही ऐड हो सकता है, मीटर में किलोग्राम ऐड नहीं हो सकता। किलोग्राम में मीटर ऐड नहीं हो सकता, किलोग्राम में लीटर ऐड नहीं हो सकता। एक और बात, अगर मैं 1 किलोग्राम में 2 किलोग्राम को ऐड करूंगा तो आंसर 3 किलोग्राम, मतलब आंसर भी उसी यूनिट में आएगा।
मीटर को मीटर के साथ ही ऐड कर सकते हो, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के साथ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। मतलब सेम क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है उन्हीं को ऐड किया जा सकता है या उन्हीं को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन E इक्वल्स टू mgh। मैं बता देता हूँ, अभी नए नए बच्चों आप लोग हर चीज़ का डिनोशन, E यहाँ पर एनर्जी है, M यहाँ पर मास है, G यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, H यहाँ पर हाइट है। सर पहली बार ये फॉर्मूला आपने नहीं सुना, ये आप 9th क्लास में भी जान चुके हो। इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट को H हाइट तक हम लेके जाएं तो उसमें कितना वर्क लगता है, mgh। इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको एनर्जी है E, तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। एनर्जी का मतलब वर्क, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, m1 L1 T-2 डिस्टेंस का L, तो एनर्जी आ गई m1 L2 T-2। बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब बात करते हैं RHS की, तो RHS लेते हैं। RHS आपको दे रखा है बेटा mgh, तो mgh की बात करो, m का मतलब बेटा मास, g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मैंने कहा था दुनिया में कोई भी एक्सीलरेशन हो, चाहे कार का, चाहे ग्रेविटी का, चाहे इलेक्ट्रॉन का, चाहे मेरा या तुम्हारा, सर यूनिट चेंज नहीं होती, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम स्क्वायर, हाइट का मतलब मीटर। मतलब m की पावर 1 L1 L की पावर 2 T की पावर -2। चेक कर लीजिए सर, दोनों साइड सेम आ रहा है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है, समझना बात को, करेक्ट है या नहीं है ये हमें नहीं पता, डायमेंशनली करेक्ट है। क्योंकि बेटा अगर यहाँ पर फॉर्मूले में हाफ mgh आता तो भी हम करेक्ट ही बताते, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं निकलती। तो काफ़ी हद तक हम 4 ऑप्शन में कम से कम 50% तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आप इनको, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अगेन क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। अब सबको पता है सर ये तो करेक्ट है, ये तो हमने 9th में साइंस में पढ़ लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। आपको सिर्फ डायमेंशनली चेक करना है